गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में। और ये जो साम्राज्य है ये 4वीं शताब्दी में एक उत्तर भारत में एक नए राजवंश का जो उदय होता है उसका नाम था गुप्त वंश। इस वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया और यहाँ तक कि शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। गुप्त वंश की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त वंश का जो शासन था भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम मैंने कल बताया था आपको, श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। ओके। और कुछ शासकों के बारे में कल हमने चर्चा की थी, जिसमें से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी शासक जो है यहाँ पर हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था, जैसे मैंने ये मार्क करके भी बताया था कल आपको, कि इतना जो है इनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। तकरीबन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ एक क्षेत्रों पर इनका आधिपत्य था। और इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो रिसोर्सेज है, साहित्यिक जो जानकारी है, वो हमको प्रशस्ति और चरित्र से मिलती है। देखो, गुप्त काल में बच्चों प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ। और प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शासक के बारे में, उसके ख्यात के बारे में या फिर उसकी प्रसिद्धि के बारे में, पॉपुलैरिटी के बारे में कभी लिखा जाता है तो उसे प्रशस्ति नाम दिया जाता है। वैसे ही इलाहाबाद में एक प्रशस्ति है जो हमें कहीं न केवल गुप्त वंश बल्कि हमें बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी के बारे में, भले वो सातवाहन वंश हो, रुद्रदमन हो, अशोक हो, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो उसकी भी जानकारी देती है, और वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। तो गुप्त काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ। प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का अभिलेख होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ इनकी महानता के विषय में भी लिखा जाता है। जैसे हरिसेन है, वत्सभट्टी है, वासुल है, ये सारे क्या थे? प्रशस्ति लेखक थे। ठीक है। तो हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। हरिसेन इनके गुप्त साम्राज्य के जो दरबारी कवि बोल सकते हो, प्रखांड विद्वान पंडित बोल सकते हो। वत्सभट्टी है। ठीक है। तो ये क्या थे? इनके टाइम के महान व्यक्ति हुए हैं, महान दरबारी कवि हुए हैं। इनकी प्रशस्तियां गुप्त काल के इतिहास की जानकारी का हमें प्रमुख स्रोत माना जाता था। इस तरह का कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने बताया था कि फर्स्ट किंग ऑफ गुप्त एम्पायर चंद्रगुप्त प्रथम, एक तरह से बोल सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला गया है। क्या बोला गया है? वास्तविक संस्थापक। ओके। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने समुद्रगुप्त की बात की थी, और समुद्रगुप्त के बारे में हमने ये बोला था कि इन्हें जो अल्फ्रेड स्मिथ है वो बोलते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। और इनके टाइम में तकरीबन इन्होंने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को हराया था। ये मैंने कल आपको बताया था, और इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन बोला गया। और भारत का नेपोलियन इसलिए बोला गया क्यों? क्योंकि फ्रांस का एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने न केवल फ्रांस को एक किया बल्कि फ्रांस की अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने आधे यूरोप को जीत लिया था। ठीक है। तो वैसा ही संज्ञा जो है किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। अब अगर हम लोग बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो है महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने अपने विजय प्राप्ति का कार्यक्रम शुरू किया और एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार V.A. स्मिथ, भारत का नेपोलियन जो है, इन्हें किसने बोला है? V.A. स्मिथ ने। किसने बोला है बच्चों? V.A. स्मिथ ने। ठीक है। उसके अलावा अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियान और सफलताओं को देखकर उसे महान इतिहासकार द्वारा कई उपाधियां दी गई है। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय गुप्त राज्य थोड़ा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे सारा देश अनेक छोटे भागों में बटा हुआ था, लेकिन इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। समुद्रगुप्त ने उस टाइम में इन जो छोटे छोटे राज्य थे इनको जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। ठीक है। अब समुद्रगुप्त की विजय अभियान की अगर हम लोग बात करें तो समुद्रगुप्त का उत्तर भारत की विजय थी, और उसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके। तो हम लोग जब समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की विजय अभियान जो थे या सैन्य अभियान, तो समुद्रगुप्त की विजय कहाँ कहाँ पर थी और कौन कौन से राज्यों को इन्होंने अपने अधीनस्थ किया था वो आपको नोट करना है बच्चों। ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था
दरबारी कवि हमें कैसे कहाँ से पता चलता है? तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन के अकॉर्डिंग प्रयाग प्रशस्ति पर जो समुद्रगुप्त की वीरता और विजय अभियान के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसमें स्पेशली उत्तर भारत, ठीक है, स्पेशली अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के विजय अभियान में जो जो राज्य इन्होंने हराए थे उसमें 9 जातियां या फिर बोल सकते हैं 9 राज्य थे, और इसमें मैक्सिमम जो थे वो थे वाकाटक राज्य, वाकाटक राज्य, दूसरा मतिल राज्य, ठीक है, तीसरा नागवंश का राज्य। ये जातियां थे, इन जातियों के राज्यों को इन्होंने हराया था। नागवंश हो गया। पुष्करण का राज्य, पुष्करण अगर 5th नंबर पे लिखे तो पुष्करण राज्य, नागसेन, मथुरा, रामनगर, असम राकी, नागवंशी, ऑलरेडी लिखा हुआ है, नागवंशी राज्य व नदीन और कोटवंशीय राज्य, कोटवंशीय राज्य। तो इन सबको किसने हराया था? कोटवंशीय राज्य। इसे हराने का काम किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अगर उसी तरह दूसरी तरफ हम लोग देखें, उत्तर भारत में उन्होंने, यानी कि उत्तर भारत की जो विजय है वो ये अभियान थे पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में ये बोला जाता है, इसी जो लेख है इससे मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन कौन सी चीजें? पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों को इसने क्या किया था? हराया था। और वो उसमें जातियां जो थी वो कौन सी थी? मालवा, अमीर, मालवा, अमीर, काक, मुद्रय, योधे। ये उस टाइम की जातियों के नाम ऐसे होते थे, योधे आप यादव समझ सकते हो, ठीक है। योधे, सकानिक, सकानिक, नागार्जुन, नागार्जुन, सकानिक, नागार्जुन, खरपालिक। इन जातियों को समुद्रगुप्त ने क्या किया था? हराया था, ठीक है। और कहां पर? पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर उत्तर भारत की बात करें तो वाकाटक राज्य, मतिल राज्य, नागवंश राज्य, पुष्करण राज्य, नागसेन राज्य, मथुरा, रामनगर, असम राकी, नागवंशी राज्य व नदीन और कोटवंशीय, इनको इन्होंने किया था? हराया था, ठीक है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी, मध्य भारत की अगर हम लोग बात करें तो मध्य भारत में, मध्य भारत, उत्तर भारत तो देखो, दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, वे उसके केवल अधीन राज्य है, क्योंकि वे उसे केवल और केवल कर देते थे। वे ये राज्य आदिवासी राज्य थे और ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौकों पर सैनिक सहायता भी दिया करते थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के या मध्य भारत के जो लोग थे कि वो केवल टैक्स देकर छोड़ दिया था, ठीक है। अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत में एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनको पाटलिपुत्र से दूरी होने के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। देखो आपको अगर मैं बताऊं, इनको भी टैक्स देकर या टैक्स लेकर इसने माफ कर दिया, मध्य भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग को। अब ये चीज क्या थी? देखो समुद्रगुप्त ने फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस चीज को देखें, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करें, ये वाला एरिया जो है वो समुद्रगुप्त ऑलरेडी छीन चुके, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मगध है,
ठीक है। तो मगध के अलावा उत्तर भारत, दक्षिण भारत के ये जो राज्य थे, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आ जाता है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को ऐसे ही भारत का नेपोलियन नहीं बोला गया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अपना जितना ज्यादा वो बलशाली था, सैनिक अभियान करता था, वीर था, वैसे ही समुद्रगुप्त का दिमाग भी चलता था। समुद्रगुप्त ने कहा कि अगर उत्तर भारत को तो मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन दक्षिण भारत को अगर मैं अपने सैनिकों को वहां पे अभियान करूं और एक तरह से उनके हरा के और अपना कंट्रोल करना चाहूं, तो मेरे मध्यस्थ यानी केंद्र से हमारे यहाँ की दक्षिण भारत की बहुत दूरी हो जाती है, और उसमें न केवल मेरी सेना, मेरा राशन, मेरा पैसा, और एक बात है कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इसीलिए समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के और मध्य भारत के, दक्षिण भारत प्लस मध्य भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के जितने भी राज्य थे जिनके ऊपर इसने अपना कंट्रोल किया था, इन्हें टैक्स लेकर छोड़ दिया, यानी कि आप ही राज करो, लेकिन मुझे केवल क्या दे आप सालाना जो भी कर्ज है मेरा वो आप लोग दे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को वीणा बजाना बड़ा पसंद था, मैंने आपको बताया भी था। समुद्रगुप्त का अगर हम लोग देखें, नोट करके लिखे, तो समुद्रगुप्त वीणा बजाने में क्या था, पारंगत था, वीणा बजाने में बड़ा ही इंटरेस्टेड था, ठीक है। और ये हमें कैसे जानकारी मिलती है, सोने के सिक्कों पर। किस पर? सोने के जो गोल्ड कॉइन्स थी, सोने के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दूसरा, अगर समुद्रगुप्त के बारे में आप नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो कि इसने स्वयं को सैनिक, स्वयं की जो पिक बोल सकते हैं, जो अपना जो फोटो है, अपना जो मुद्रा है वो उसने अंकित करवाई है। तो स्वयं की सैनिक मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में? सैनिक मुद्रा में स्वयं का जो चिन्ह है वो अंकित करवाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी, अपने आप को त्रिसमुद्र माय ये बोलता था। उत्तर भारत मतलब एक तरह से यहाँ तक आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो घोड़ा था, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 सागर का या 3 समुद्रों का क्या करता था, 3 समुद्रों का पानी पीता था। ये लोग इतिहासकार बोलते तो गलत तो नहीं बोलते होंगे, ठीक है। 3 समुद्रों का पानी पीता था, इसका मतलब सीधा ये है कि हिंद महासागर, ठीक है, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हो गए? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओके। तो इन तीनों का क्या करता था? पानी पीता था, इस टाइप से, मतलब आप ये बोल सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय अगर हम लोग बोले, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर हम लोगों को थोड़ा सा याद करना है तो समुद्रगुप्त का ये उत्तराधिकारी था, उनका पुत्र था, नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन इन्होंने अपने साथ में एक उपाधि ली थी जिसको बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख और मेहरौली के लौह स्तंभ, कौन कौन से? पहला है आपका कौन सा? उदयगिरी, दूसरा है सांची के स्तूप, तीसरा है आपका मथुरा, और चौथा है आपका महरौली। ये बच्चों आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे कि किस शासक के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, बट ऑब्वियसली बात है इसका पुत्र है तो उत्तराधिकारी यही हुआ। उसके पश्चात इसने अपने आप को कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट अगर देखें तो इनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? रिसोर्सेस कौन कौन से है? तो उदयगिरी है, सांची है, मथुरा है, महरौली का लौह स्तंभ है। कौन सा? महरौली का लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ आज भी ऐसा है जिस पर बोलते हैं ना एक तरह से क्या लग जाता है, मतलब अभी तक ये अपने ओरिजिनल अवस्था में, इसको अभी भी जंग नहीं लगा है। और ये जो महरौली का लौह स्तंभ है वर्तमान में कुव्वतुल इस्लाम, कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली है ना, उसमें अभी भी सुरक्षित है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शकों को हराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो इसने गुजरात, ठीक है, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के
राज्यों को हराया था और इवन की शकों को भी हराया था। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा शासक आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य के बारे में हमने बता दिया आपको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में ये जो ब्लू लाइन से आपको ब्लू यहाँ तक, ठीक है, इसे मैं रेड से करती हूँ, तो यहाँ तक इनका जो है शासन जो है वो विद्यमान था। किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। देखो उससे पहले समुद्रगुप्त ऑलरेडी बहुत सारा चीजें कॉन्कर कर चुका था। ठीक है, तो अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा को हराया था, शकों को हराया था, और इनकी जानकारी हमें लोह स्तंभ और इनके द्वारा जो चलाए गए थे सिक्के, उनसे पता चलता है। ठीक है, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, अगर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप लिख लो, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था कुमारगुप्त। ओके, और कुमारगुप्त के बाद में कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त। क्या आता है? स्कंदगुप्त। हालांकि आपके सिलेबस में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रथम है बस। ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का जो पतन है, स्कंदगुप्त की मौत के बाद साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, और कुछ वर्षों तक पूर्वगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त। तो अंतिम शासक जो था वो कौन था? विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अंतिम शासक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इनके पतन का रीजन ये बोला जाता है कि जो हुन साम्राज्य था, ठीक है, 480 ईसा पूर्व में ईस्वी में श्वेत हुनों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिम के इलाकों पर क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। तो ये तो कुछ शासकों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब कॉइन्स इन गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग देखते तो वहाँ की केंद्रीय प्रशासन किस टाइप का था, क्या क्या कॉइन्स इन्होंने चलाई थी। तो कॉइन्स मिंटेड बाय द चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो जो कॉइन्स चलाई गई थी, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो देखो चंद्रगुप्त और कुमार देवी आर शोन यहाँ पर। ठीक है, चंद्रगुप्त और कुमार देवी आर शोन। पहला, सिक्कों पर किसकी छवि है, कौन अंकित है, तो यहाँ पर आप लोग, जैसे मैं इसको हाईलाइट करूँ अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जो है कुमार देवी और चंद्रगुप्त, इन दोनों की संयुक्त क्या है, मुद्रा में संयुक्त फोटो है। यहाँ पर चंद्रगुप्त इज ऑफरिंग रिंग और पुटिंग सिंदूर टू हिज क्वीन कुमार देवी। इस चित्र में हमको क्या दिखा गया है कि चंद्रगुप्त जो है कुमार देवी की को सिंदूर जो है रिंग दे रहे हैं, और उनकी क्वीन जो है वो क्या लगा रही है? सिंदूर लगा रही है। चंद्र इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन बिलो लेफ्ट आर्म ऑफ किंग, यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है। वाइल श्री कुमार देवी इज रिटन नियर राइट हैंड ऑफ क्वीन, मतलब कि राजा, यानी कि इन सिक्कों से हमको ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्लस कुमार देवी जो इनकी पत्नी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, इन दोनों की फोटो है, इन दोनों का नाम भी अंकित है। ठीक है, रिवर्स ऑफ कॉइन, यानी कि उसी सिक्के के दूसरी तरफ गॉडेस लक्ष्मी अपीयर्स ऑन ऑल कॉइन्स मिंटेड बाय द गुप्त किंग। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उसमें राजा और रानी यानी कि कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों के पिक्चर्स है, उनका जो बोल सकते हैं कि फोटो अंकित है, दोनों साइड में इनका नाम लिखा हुआ है। और सेकंड दूसरी साइड में जो है हमें लक्ष्मी, यानी कि आप बोल सकते हो कि लक्ष्मी की क्या करते थे, ये पूजा करते थे, तो लक्ष्मी जी की क्या है फोटो, यानी कि ये वाला जो है ये फोटो जो है वो किसकी है? गॉडेस लक्ष्मी की। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन चंद्रगुप्त बोलो या गुप्त साम्राज्य के टाइम में फाहियान, कौन? चीनी यात्री फाहियान जो है यहाँ पर आता है। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं चीनी बौद्धिक यात्री, सिल्क रोड एंड विजिटेड इंडिया इन द 5 sea. He reported the people to be happy, relatively free of government oppression and inclined towards courtesy and clarity. यानी कि इन शॉर्ट हम ये देख सकते हैं कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो गुप्त साम्राज्य के टाइम में आता है और यहाँ पर यहाँ के जो भी उस टाइम का कल्चर था, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उनके बारे में लिखता है।
और यहाँ तक कि ये भी बताता है कि इस टाइम में गुप्त साम्राज्य के टाइम में जो शासन संचालन है वो बड़े ही सुचारू रूप से चलता था। उसके अलावा शासन व्यवस्था, प्रशासन किस तरह का था, और जो पीपल थी या प्रजा जो थी उस टाइम के शासकों से क्या थी, बहुत ज्यादा खुश थी। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, फाहियान द्वारा जो अपनी यात्रा वृतांत लिखा गया है उससे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द गुप्त। तो इंटरनेशनल ट्रेड, आपको पता होगा कि गुप्त साम्राज्य के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज तक एक सिल्क मार्ग क्या निकाला गया था, सिल्क मार्ग जो है वो निकाला गया था, और वो धीरे धीरे कहाँ तक जाता था, वो यूरोप में जाता था। ठीक है, आप लोगों को अगर मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा याद हो तो मौर्य साम्राज्य के टाइम में आप देखिए ये है पर्शिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही मतलब पुष्पावती से लेकर तक्षशिला तक का एक बड़ा सा मार्ग बनवाया था, लेटर ऑन शेरशाह सूरी उसको, और वर्तमान में से ग्रांड ट्रंक रोड, सड़क के आजम, ये नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गुप्त प्रशासन या गुप्त शासन के टाइम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, और इवन की एक सिल्क मार्ग होता था जिसे हम लोग सिल्क मार्ग बोलते थे। यहाँ पर आपको पता है कि सबसे बड़ा, अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो व्यापार होता था वो होता था किसका, हाथी, या फिर आपका कपास, या फिर आपका रेशम, सिल्क। ठीक है, तो सिल्क जो है इंडिया से होता था। आप ये देख सकते हो कि किस मार्ग से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। इसके पश्चात अगर हम बात करें एक्सटेंसिव ट्रेड 4C, यानी कि 14th सेंचुरी के टाइम में क्या क्या इन्होंने व्यापार के क्या क्या रास्ते अपनाते थे, कौन कौन से व्यापार होते थे। स्पेसिस यानी कि मसाले, राइस एंड वेट यानी कि गेहूं और आपके क्या हो गए, चावल, हॉर्सेस, गोल्ड एंड आइवरी, कॉटन गुड्स, सिल्क, स्पेसिस, गोल्ड एंड आइवरी, यानी कि दोनों ही दिशाओं में आपका क्या होता था कि इन सब चीजों का बेसिकली क्या होता था, मसाला व्यापार होता था, रेशम जाता था, हॉर्सेस जाते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉटन है यानी कि सूती वस्त्र है, तो इनका क्या किया जाता था, एक तरह से व्यापार किया जाता था। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कालिदास, मैंने जिस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की थी, उनके दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से जो है एक था कालिदास, और कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन पोइट्स। कालिदास को हम नहीं भूल सकते। ठीक है, तो कालिदास जो था किनका दरबार में था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। हिज मोस्ट फेमस प्ले वो शकुंतला। ठीक है, अभी शकुंतला जो है किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के टाइम में कालिदास ने बहुत अपनी जो ग्रेटेस्ट रचनाएं हैं वो की है। नेक्स्ट अगर बात करें गुप्त आर्ट, तो आप जिस तरह से देख सकते हो कि गुप्त आर्ट जो है उसी टाइम प्रफुल्लित हुआ था, उसी टाइम। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्लास लंबी हो जाएगी, तो कालिदास तक आज हम लोग पढ़ते हैं। फिर गुप्त काल के प्रशासन, केंद्रीय शासन, और उसके अलावा वहाँ का क्या व्यापार वाणिज्य था, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।